जब एक मकान की छत गालिब के मकान की छत से भी ज्यादा टपकने लगी तो मैं एक और मकान की तलाश में निकल पड़ा। एक मोहल्ले में पनवाड़ी से पूछा, क्यों भाई, क्या तुम्हारे इलाके में कोई मकान खाली है? पनवाड़ी ने कहा, हुजूर एक मकान खाली तो था, मगर आपने यहाँ आने में जरा देर कर। मैंने पूछा, तो क्या वो मकान किराए पर रुक गया? बोला, जी नहीं, शदीद बारिश के जोर से अभी अभी गिरा है। आप कुछ देर पहले आ जाते तो मकान आप ही करते। हमारा एक मकान पड़ोसियों के मकानों और उनके मकीनों में कुछ इतना दफील था और यहाँ फर्द की इंफरादियत कुछ इतनी गैर महसूस थी कि नमाज पढ़ने के बाद सलाम फेरने से पहले ये ऐलान करना पड़ता था कि साहिबो हम सलाम फेर रहे हैं, अपनी बीवियों से पर्दा करवाएं। सलाम फेरने से पहले ये ऐलान करना पड़ता था कि साहिबो हम सलाम फेर रहे हैं, अपनी बीवियों से पर्दा करवाएं। बाद औकात तो हमें दाया सलाम फेरने के बाद बाया सलाम फेरने में 10-10 मिनट लग जाते थे, क्योंकि उस वक्त पड़ोसन की बेटी की चूटी गूंजी जा रही होती थी। नमाज पढ़ने में इतना वक्त नहीं लगता था जितना कि सलाम फेरने। हमारा एक मकान चौथी मंजिल पर था। पहली मंजिल में मालिक के मकान सरदार महावीर सिंह रहते थे, दूसरी मंजिल में प्रमोद कुमार चटर्जी और तीसरी मंजिल में मिस्टर थॉमस रहते थे। चौथी मंजिल हमारी थी। मकान क्या था? अच्छा खासा स्कूल था। इस मकान में हम खुश भी बहुत थे। बस एक ही शिकायत ये थी कि महीने में 4-5 त्योहार मुश्तरका तौर पर मनाने पड़ते थे, बल्कि त्योहारों के सिवा इस घर में कुछ भी नहीं मनाया। त्योहार तो हमें अच्छे लगते थे, लेकिन हमारी जेब इन त्योहारों का बोझ उठा नहीं सकती। कौमी यकजहती को फरोग देने के लिए जितनी खुशहाली दरकार होती है वो हमारे पास नहीं। मकान याद आने लगे तो मकानों के मालिक भी याद आते चले। एक मालिक के मकान इत्तेफाक से हर महीने की पहली तारीख को हमारे घर के सामने से गुजरते थे। न सिर्फ इत्तेफाक से गुजरते थे, बल्कि इत्तेफाक से कॉल बेल भी बजाते थे। मैं इत्तेफाक से घर पर होता तो कहते, भाई इत्तेफाक से इधर से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिल लो। ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि आज पहली तारीख, एक महीना मैं 31 तारीख को इत्तेफाक से उनके घर पहुंच गया। मुझे देखकर भसक पटाए, बोले, आज आपके इत्तेफाक से इधर चले आने से कुछ ना इत्तेफाकी की बुआ आ रही है। मैंने कहा इत्तेफाक से मुझे इस महीने तनख्वाह नहीं मिल रही है, इत्तेफाक से इधर गुजर रहा था, सोचा कि आपको आगाह कर दूं कि आप कल इत्तेफाक से मेरे घर में। और ये भी एक इत्तेफाक है कि चंद दिनों बाद मुझे घर को खाली करना पड़ा। एक और मालिक के मकान की बहुत याद आए, खुदा उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। पहली तारीख को मकान का किराया तो वसूल नहीं करते थे, अलबत्ता आधी रात को अपना बेबहर शेर सुनाकर दाद जरूर वसूल कर दिया। मैंने महीनों उन्हें मकान का किराया अदा नहीं किया, अलबत्ता शेर की दाद के मामले में वो उधार के कायल नहीं थे, खड़े खड़े दाद वसूल कर लेते थे। बल्कि मुस्तकबिल में सरजद होने वाले शेरों की पेज की दाद तक पगड़ी समेत वसूल कर लेते थे। मकान क्योंकि उनका छोटा था, इसीलिए छोटी बहन में शेर कहते थे। शायरी मकान क्योंकि उनका छोटा था, इसीलिए छोटी बहन में शेर कहते थे। शायरी भी अपने मकान की तरह करते थे, जिसमें कमरे कम और बैतुल खला ज्यादा। बात पर शायरी में अपना कलेजा, फेफड़ा वगैरह निकाल कर रख लेते थे। मैं तो जिंदगी भर उनके मकान को खाली न करता, मगर कुदरत को उर्दू शायरी का फायदा और मेरा नुकसान न हो। एक दिन वो अल्लाह को प्यारे हो गए जो उनके मरने के दिन नहीं थे। जूं जूं मकान का किराया बढ़ता जा रहा था, उनकी शायरी में मुझे नए नए गोशे, बशमूल गोशे आफियत के नजर आने लगे और मैं उनकी शायरी में मकान और इम्कान दोनों ढूंढने लगा। जब मकानों और मकान मालिकों की याद ने जोर मारा तो मैंने सोचा कि यादों की इस दहलीज को फैलाकर मैं अपने जाती मकान की दहलीज पर क्यों का कदम रखूंगा। इसी असला में मेरी बीवी चाय लेकर आ गई, उसकी आंखों में आंसू थे। बोली, मुझे आज अपना 67वां मकान बहुत याद आ रहा है, आज ही वही पैदा हुआ और 69वां मकान भी, क्योंकि नजीबा वही पैदा हुई। मैंने उसे रोकते हुए रुंधी रुंधी आवाज में कहा,
बेगम अब कुछ याद न दिलाओ। यादों का एक ऐसा ठाटे मारता समंदर मेरे अंदर मुवज्जन है कि अगर हमारा जाती मकान भी उसकी जद में आ जाए तो उसके बाम उतर पार पार हो जाएंगे। उसकी ईंट से ईंट अगर खुद से न बजी तो बजा दी जाएगी। मैं ये कह ही रहा था कि मेरा भतीजा भागा भागा आया। उसने कहा अंकल माफ कीजिए, मैं एक बुरी खबर लेकर आया हूँ। मैंने कहा मुझे भी बुरी खबर की इत्तला मिल चुकी है। भतीजे ने कहा नहीं, वो तो खुशखबरी थी आपके जाती मकान के मिलने की। मैंने पूछा तो फिर बुरी खबर क्या है? भतीजे ने कहा मुझे अभी अभी इत्तला मिली है कि हाउसिंग सोसाइटी ने जिस ब्लॉक में आपका फ्लैट तामीर किया था वो सारा ब्लॉक मिलावटी सीमेंट के इस्तेमाल के बाहर गिर गया। अब क्या? इस बुरी इत्तला को सुनकर हम दोनों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। हम खुशी के मारे हंसने लगे तो मेरे भतीजे ने कहा अंकल आपकी तबीयत खराब मालूम होती है, किसी डॉक्टर को बुलाओ। मैंने कहा डॉक्टर को नहीं, वक्त को बुलाओ। वक्त ही सबसे बड़ा डॉक्टर है। जब तुम भी 50 बरस के हो जाओगे और किराए के समय मकान में जाओगे तो तुम्हें भी अचानक ये इरफान होगा कि बेमकानी मकान से बेहतर होती है। मैं तो अब ये कहूँगा, प्यारे